रजत ने कनाडा जाने से पहले अपनी पहले पत्नी से कहा, मेरे बूढ़े पिता की सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो बोली, ऐसा ही होगा। और पति के जाने के बाद उसने ससुर को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया और पूरा दिन बाजारों के चक्कर लगवाती और मायके वालों को बुलाकर खूब मौज मस्ती करती। बूढ़े ससुर सारा दिन थक कर चूर हो जाते। 5 साल बाद रजत सरप्राइज देने के लिए बिना बताए घर लौटा तो उसकी पत्नी और ससुराल वाले खाने के टेबल पर खाना खा रहे थे और बूढ़े पिता उनके कदमों में बैठे थे। अचानक रजत को देखकर बहू रामेश्वर जी सामान के भरे हुए थैले लेकर अंदर आए। ये सारा सामान कहाँ रखूं? उन्होंने हाथों की कपकपाहट छुपाते हुए धीरे से कहा। बाजार घर से खासा दूर था और एक ही दिन में न जाने कितने चक्कर लगाकर आते थे। सामान उठाते हुए उनके कंधे दुखने लगते थे और टांगों में जान नहीं रहती थी क्योंकि निकिता उन्हें हर बार एक लंबी सूची पकड़ा दिया करती थी जिसमें आटा, दाल, सब्जी और अन्य ज़रूरतें शामिल होती। सामान भारी होता था मगर वो बहू को मुंह पर मना भी नहीं कर सकते थे। एक दो बार दबे शब्दों में कह भी दिया था कि अब उनसे इतने चक्कर नहीं लगाए जाते, ड्राइवर को भेज दिया करो। मगर निकिता ने उन्हें आंखें दिखाकर कहा कि इतना पैसा देकर इतना सारा सामान मंगवाना होता है, क्या ड्राइवर पर भरोसा किया जा सकता है? वैसे भी आप बूढ़े हो रहे हैं, इस उम्र में टहलना ज़रूरी होता है और थोड़ा सा सामान लाने से कोई बोझ नहीं पड़ता। फिर वो बेटे का हवाला देकर उन्हें चुप करा दिया करती थी कि आपका बेटा परदेश में बैठकर इतनी मेहनत कर रहा है और आप उसकी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए बाजार तक नहीं जा सकते। बहू की बातों पर रामेश्वर जी चुप हो जाया करते थे और मन ही मन यही सोचते थे कि वो शायद ठीक ही कह रही है, इसलिए शांति से खुद ही बाजार चले जाया करते थे। घर में आए दिन हंगामा मचा रहता था। निकिता अपने मायके वालों को बुलाकर अक्सर कोई ना कोई कार्यक्रम रख लेती थी। लंबी चौड़ी दावतें होती और हर काम रामेश्वर जी को ही करना पड़ता था। कभी सब्जी लानी पड़ती, कभी कुछ, कभी कोई और चीज़। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जो इन शोर शराबों से खाली होता और अगर कभी ऐसा दिन आ जाता तो वही दिन उनके लिए शांति का दिन होता। ऊपर से खाना भी अब पहले जैसा नहीं मिलता था। अक्सर बची हुई सब्जी को ही गर्म करके रख दिया जाता था और वो शांति से खा लेते थे। रसोई में सामान रखने के बाद वो बाहर आए तो निकिता सोफे पर बैठी मोबाइल में गुम थी। वो उसके सामने बैठ गए और धीरे से पूछा, रजत का फ़ोन नहीं आया क्या? 2-3 बार बात हुई है, उसे ख्याल ही नहीं आता कि पिताजी से बात कर ले। ना चाहते हुए भी उनके स्वर में शिकायत झलक गई। निकिता ने तेज़ नज़रों से उन्हें देखा और बोली, फ़ोन आया था, आप बाजार गए हुए थे इसलिए बात नहीं करवा सकी। आपको पूछ रहे थे और कृपया पिताजी शिकायतें करके उन्हें परेशान मत कीजिएगा। आपको पता है उनकी नौकरी कितनी कठिन होती है। रामेश्वर जी ने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, मेरा उद्देश्य रजत को परेशान करना नहीं था, बस काफ़ी समय से बात नहीं हुई तो मन कर रहा था। उनके स्वर में उदासी घुल गई तो निकिता ना चाहते हुए भी नरम पड़ गई और बोली, चिंता मत करें पिताजी, जैसे ही रजत का फ़ोन आएगा मैं आपसे बात ज़रूर करवा दूंगी और उससे कह भी दूंगी कि आपसे बात किया करे। ये सुनकर रामेश्वर जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कमरे में चले गए। बहू ने उनकी चिंता की थी, उनका ख्याल किया था, उनके लिए यही बहुत था। वो इतने में ही खुश हो गए थे। अपने बच्चों के लिए ही जीते थे, उन्हें और क्या चाहिए था। निकिता ने एक नज़र ससुर को कमरे में जाते देखा और दोबारा अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई थी। उसी शाम रजत का फ़ोन आया। वो तुरंत बोल उठा, पिताजी कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है? समय पर दवा और खाना तो दे रही हो ना उनको? अगर वो पास हैं तो मेरी बात ही करवा दो। निकिता ने ज़रा रुकने के बाद जवाब दिया कि पिताजी ज़रा अपने मित्रों की तरफ गए हैं, कह रहे थे कि घर में बैठ बैठ कर बोरियत का शिकार हो रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद आकर खाना भी खाएंगे और दवा भी ले लेंगे। रजत ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना, उन्हें दवा के साथ साथ एक गिलास दूध भी दे दिया करो। बूढ़े हो रहे हैं, कमज़ोरी हो गई होगी और दूध उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। पत्नी को एक दो निर्देश और देने के बाद रजत ने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखते ही निकिता के चेहरे के भाव बदल गए।
उसने नाराज़गी से मुंह बनाया और बड़बड़ाने लगी। बड़ाया बाप की सेवा करो, दूध दे दो, जैसे दूध मुफ्त में आ जाता है। अपना तो कोई एहसास है ही नहीं, ना ख्याल है। इतनी दूर बैठकर कमाता है तो क्या पत्नी बच्चों का ख्याल नहीं होना चाहिए? इसे ये भी नहीं सोचता कि जल्दी इंडिया आ जाए और कोई अपना व्यापार सेट करे। वो मुंह ही मुंह में बोलती जा रही थी। शाम को रामेश्वर जी को उदास देखकर जो सहानुभूति मन में पैदा हुई थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। एक बार फिर उसके मन में रामेश्वर जी के लिए गुस्सा भर आया। उसे ये बात सहन ही नहीं होती थी कि रजत उसके अलावा भी किसी और की चिंता करे या किसी और के बारे में पूछे। रजत को कनाडा गए अब 5वां साल शुरू हो चुका था। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी को ख़ास आग्रह किया था कि मेरे पिताजी का बहुत ख्याल रखना है। मैं इन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर कमाने जा रहा हूँ। रजत को अपने पिता से बहुत प्रेम था और उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वो आखिरी दिन बार बार उनके पास बैठ जाता था, कभी उनके सिर पर हाथ रखता, कभी शांति से उन्हें देखता रहता। मगर इंडिया में उसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी थी और घर के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसे कनाडा जाने का मौका मिला था। भगवान ने अगर परदेश में उसकी रोटी रोज़ी लिख दी थी तो वो कैसे इनकार करता। वो दिल पर पत्थर रखकर अपने पिता को भगवान के हवाले करके चला गया था, इस उम्मीद के साथ कि उसकी अनुपस्थिति में उसके पिताजी को किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। उसकी पत्नी उसके पिता का पूरा ख्याल रखेगी। जाने से पहले उसने कहा भी था, मुझे पिताजी की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। निकिता ने भी रजत को पूरा विश्वास दिलाया था कि वो उसके पिता का ज़रूर ख्याल रखेगी और बस वो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कनाडा चला जाए। इसी भरोसे और भारी मन के साथ रजत कनाडा चला गया था। वो हर हफ्ते फ़ोन करके अपने पिता का हाल चाल ज़रूर पूछा करता था। 2-3 बार रजत ने रामेश्वर जी से बात भी की थी और रामेश्वर जी ने अपने स्वर को जानबूझकर खुशहाल और हल्का रखा था ताकि बेटा परदेश में परेशान ना हो। हालांकि इन दिनों उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। दिन इसी तरह बीतते गए और समय के साथ साथ निकिता रामेश्वर जी की तरफ से लापरवाह होती गई। शुरू शुरू में तो उसने कुछ दिन रामेश्वर जी का ख्याल रखा, उनके खाने पीने और दवाई का भी कुछ ध्यान रखा। मगर जब उसने ये देख लिया कि रामेश्वर जी बहुत सीधे और शांत स्वभाव के हैं और रजत से बात करने पर हर बार उसे ही तसल्ली देते हैं, तो उसने भी रामेश्वर जी के साथ धीरे धीरे ज्यादती करना शुरू कर दी। हाथों में पैसे आए तो वो बिल्कुल ही लापरवाह हो गई और अब तो उसका मन यही चाहता था कि रजत हमेशा कनाडा में ही रहे, छुट्टियों में कभी कभार घर आता रहे और वहाँ बैठकर पैसा कमाता रहे ताकि वो यहाँ आराम से अपनी मर्जी की ज़िंदगी बिता सके। अब वो पैसे इस तरह फजूल खर्चियों और मौज मस्ती में उड़ाने लगी जिसकी कोई हद न थी। हालांकि रजत के कनाडा जाने से पहले वो बहुत कंजूस थी और एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करती थी। मगर अब उसकी सारी खूबियाँ जैसे कहीं गुम हो गई थीं। अब तो आए दिन उसके नए नखरे होते थे। कभी भतीजे का जन्मदिन अपने घर में मना रही है, कभी भांजे के जन्मदिन का आयोजन खुद कर रही है, कभी किसी भतीजे का मुंडन तो कभी किसी भांजे का नामकरण, कभी बहन भाइयों की शादी की सालगिरह और कभी किसी और करीबी रिश्तेदार की खुशी का बहाना। मतलब परिवार में कोई भी उत्सव होता, ज़रा सी बात पर उसका सारा खर्च निकिता ही अपने ज़िम्मे ले लेती थी और इस पर उसे ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी कि वो किस तरह पति की मेहनत की कमाई को फजूल खर्चियों और ऐशो आराम में उड़ा रही है। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं रही हो। ना ससुर की कमज़ोरी का ख्याल था और न ही इस बात का एहसास कि ये पैसा कितनी मेहनत और अकेलेपन के बाद रजत कमाता है। मगर निकिता को ये सब बातें समझ में ही नहीं आती थीं। कुछ दिन बाद निकिता ने अपने मायके वालों को विधिवत दावत देने का इरादा किया। सुबह से ही घर में शोर शराबा था। रसोई घर में तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। महंगे मसाले और कीमती चीज़ें मंगवाई गईं। निकिता खुद भी नए कपड़े पहने शीशे के सामने खड़ी बार बार खुद को देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी कि आज वो सबको दिखाएगी कि वो किस शान से रहती है। उसने रामेश्वर जी को आवाज़ दी और कठोर स्वर में कहा
कि आज तुम कमरे से बाहर ज़्यादा मत आना, मेहमान आ रहे हैं। रामेश्वर जी शांति से उसकी बात सुनते रहे और सिर झुकाकर अपने कमरे में जा बैठे। कुछ देर बाद मायके वाले आना शुरू हो गए। माँ, बहन, भाई सब हंसते बोलते अंदर आए और निकिता ने उनका इस तरह से स्वागत किया जैसे वो किसी बड़ी कोठी की मालकिन हो। सबको सोफों पर बिठाया गया और कीमती बर्तन में खाना रखा गया। जब रामेश्वर जी धीरे धीरे चलते हुए पानी पीने बाहर आए तो निकिता ने सबके सामने ताना मारते हुए कहा कि पिताजी ज़रा संभल कर चलें, कहीं बर्तन न टूट जाएं, ये बहुत महंगे हैं। सब लोग हंस पड़े और रामेश्वर जी की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई। निकिता यही नहीं रुकी, उसने एक एक बात पर रामेश्वर जी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। कभी कहती ये तो आप किसी काम के नहीं रहे, कभी कहती बस खाते पीते हैं और सारा दिन पड़े रहते हैं। मायके वाले भी उसकी बातों पर हंसते रहे और किसी ने एक बार भी ये न सोचा कि एक बूढ़ा पिता है जिसका बेटा परदेश में मेहनत कर रहा है। रामेश्वर जी शांति से एक कोने में बैठे सब कुछ सुनते रहे। दिल अंदर ही अंदर टूटता रहा मगर जुबान पर कोई शिकायत न लाए। उनकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ उठती थी जैसे वो रजत को ढूंढ रहे हों, मगर वहाँ सिर्फ संवेदनहीनता और अपमान था जो आज उनका भाग्य बन चुकी थी। इसी दावत के दौरान निकिता के मन में रामेश्वर जी को अपमानित करने का एक नया और ज़्यादा पीड़ादायक तरीका आया। जब खाना तैयार हो गया और सब मेहमान खाने की टेबल के आसपास बैठ गए तो निकिता ने जानबूझकर रामेश्वर जी को ऊपर कुर्सी के पास नहीं बुलाया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि पिताजी आप नीचे बैठ जाएं, आपको वहीं खाना दे दूंगी। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे मगर किसी ने विरोध न किया। रामेश्वर जी ने शांति से सिर हिलाया और धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गए। उनके हाथ काँप रहे थे और मन में अजीब सी शर्मिंदगी भर गई थी। निकिता ने थाली में थोड़ा सा खाना निकाला और जैसे किसी पर एहसान कर रही हो उनके सामने रख दिया। उसने कहा कि आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा खाना आपसे पचेगा भी नहीं। मायके वाले ये दृश्य देखकर हंस रहे थे और कोई ये न समझ सका कि एक पिता की इज्जत किस तरह रौंदी जा रही है। रामेश्वर जी ने नज़रें झुका लीं और शांति से निवाला उठाया मगर गले से निवाला उतारना कठिन हो रहा था। आंखों के किनारे भीग गए और उन्होंने आंसू पोंछ लिए कि कहीं और अपमान न हो जाए। ऊपर टेबल पर ठहाके लग रहे थे और नीचे फर्श पर बैठा एक बूढ़ा पिता अपनी बेबसी और अकेलेपन को निगल रहा था। उस पल रामेश्वर जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका अपना घर भी अब उनका नहीं रहा और वो इस घर में सिर्फ एक बोझ बन चुके हैं। उसी समय घर के बाहर अचानक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। निकिता और उसके मायके वाले अभी हंसी मजाक में व्यस्त थे कि दरवाज़ा खुला और रजत अंदर आया। 5 साल बाद वो अचानक लौटा था और उसका दिल सिर्फ एक ही इच्छा से भरा हुआ था कि वह अपने पिता को सरप्राइज़ देगा। उसके हाथ में बैग था और चेहरे पर थकान के बाद भी एक खुशी थी। वो धीरे कदमों से अंदर आया ताकि किसी को खबर न हो, मगर जैसे ही उसकी नज़र कमरे के दृश्य पर पड़ी उसके कदम वहीं रुक गए। उसने देखा कि ऊपर कुर्सियों पर सब मेहमान मज़े से बैठे खाना खा रहे हैं और नीचे फर्श पर उसका पिता सिर झुकाए एक थाली के सामने बैठा है। रजत की आंखें फैल गईं और दिल जैसे सीने में ज़ोर से धड़कने लगा। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा जैसे विश्वास ही ना हो रहा हो कि जो वो देख रहा है वो सच है। रामेश्वर जी ने जैसे ही आहट महसूस की तो सिर उठाया और सामने अपने बेटे को खड़ा देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी एक साथ उभर आई मगर फौरन ही उन्होंने नज़रें झुका लीं जैसे अपनी हालत पर शर्मिंदा हों। रजत का दिल टूट कर रह गया। वो जिस पिता को इज्जत और सुकून के लिए पीछे छोड़कर गया था आज उसी पिता को नीचे बैठकर खाना खाते देख रहा था। उसकी मुट्ठी खुद ब खुद भींच गई और आंखों में नमी उतर आई। ये वो सरप्राइज़ नहीं था जो वो देना चाहता था, बल्कि ये ऐसा दृश्य था जिसने उसकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। निकिता की नज़र अचानक दरवाजे पर खड़े रजत पर पड़ी तो उसके दिल को जैसे एक झटका सा लगा। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो फौरन समझ गई कि अगर उसने होशियारी से काम न लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा।
उसने एक नज़र रामेश्वर जी की तरफ डाली, जो अब भी नीचे सिर झुकाए बैठे थे, और फिर बिना समय गंवाए वो तेज़ी से उनके पास आकर फर्श पर बैठ गई। उसकी ये हरकत देखकर सब मायके वाले चौंक गए, मगर निकिता ने किसी को बोलने का मौका न दिया। वो बनावटी प्रेम भरे स्वर में बोली, पिताजी, अगर आप ऊपर बैठकर खाना नहीं खा रहे तो मैं भी ऊपर नहीं बैठूंगी। मैं भी आपके साथ ही नीचे बैठकर खाना खाऊंगी। उसने ये कहते हुए थाली अपने सामने रख ली और ऐसे जाहिर किया जैसे उसे ससुर की बहुत चिंता हो। रामेश्वर जी घबरा गए और धीमी आवाज़ में बोले, नहीं बेटा, तुम ऊपर जाकर बैठो, मैं ठीक हूँ। निकिता ने फौरन उनकी बात काट दी और कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्यों खुद को छोटा समझते हैं? आप तो इस घर के बड़े हैं। उसने ये सब इस अंदाज में कहा कि दरवाजे पर खड़ा रजत सब कुछ सुन ले। फिर उसने और ज़्यादा भावुक अंदाज अपनाते हुए कहा, आपको पता है, अगर रजत ने ये दृश्य देख लिया तो वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि आप खुद जिद करके नीचे बैठे हैं और मैंने आपको ज़बरदस्ती नहीं रोका। आप प्लीज़ पिताजी ऊपर उठकर बैठ जाएं। निकिता की आवाज़ में बनावटी दर्द और आंखों में नकली आंसू थे। वो बार बार रजत की तरफ तिरछी नज़रों से देख रही थी ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसका नाटक सफल हो रहा है। रामेश्वर जी को उसकी बातें तीर की तरह लग रही थीं। वो जानते थे कि सच्चाई क्या है, मगर वो अपने बेटे के सामने बहू को बदनाम नहीं करना चाहते थे। उनका मन चाहा कि वो सब कुछ रजत को बता दें, मगर जुबान साथ न दे सकी। निकिता ने मौका देखकर एक बार फिर कहा, पिताजी, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, खुद नीचे बैठ जाते हैं और फिर अगर रजत पूछे तो मुझे ही कसूरवार ठहरा देते हैं। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि कहीं वो मुझे गलत ही न समझ ले। ये सुनकर रजत के दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। वो जो दृश्य देख रहा था, मगर निकिता के शब्द उसके दिमाग को उलझा रहे थे। रामेश्वर जी ने आखिरकार धीरे से सिर हिलाया और कांपते हाथों से उठने की कोशिश की। निकिता फौरन खड़ी हो गई और उनका हाथ थाम लिया, जैसे बहुत ख्याल रखने वाली बहू हो। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, देखिए ना पिताजी, कितने कमज़ोर लग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इन्हें आराम करना चाहिए। ये सब कहते हुए वो रामेश्वर जी को ऊपर कुर्सी की तरफ ले जाने लगी। रामेश्वर जी का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब एक दिखावा है, मगर उस पल वो अपने बेटे के सामने चुप रहने पर मजबूर थे। रजत ये सब देख रहा था और उसके दिल में उठने वाला सवाल अभी जवाब मांग रहा था, मगर वो इस समय कुछ बोल ना सका। निकिता ने जैसे ही रजत को पूरी तरह सामने देखा तो फौरन चेहरे पर बनावटी खुशी सजा ली। वो तेज़ी से उठकर बोली, अरे ये तो रजत है, आप कब आए? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उसने ऐसे अंदाज में कहा जैसे सचमुच उसे बहुत खुशी हुई हो। फिर वो आगे बढ़कर मायके वालों से कहने लगी, देखिए मेरे पति आ गए हैं 5 साल बाद। अचानक सरप्राइज दे दिया। सब लोग चौंक गए और रजत से हाथ मिलाने लगे। निकिता हर एक के सामने ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उससे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। फिर वो जानबूझकर रजत के सामने ही सोफे पर बैठ गई और उसके पास आकर बोली, मैं तो पिताजी के पास ही बैठी थी, क्योंकि वो नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और मेरा मन नहीं माना कि मैं अकेली ऊपर बैठूं। उसने ये बात इस तरह कही जैसे वो कोई बहुत बड़ा उपकार कर रही हो। रजत ने एक नज़र अपने पिता की तरफ डाली, जो चुप बैठे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। निकिता ने मौका देखकर एक बार फिर सहानुभूति का नाटक शुरू किया और रामेश्वर जी के पैर दबाने के लिए आगे बढ़ गई। वो जैसे ही झुकी तो अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। निकिता की माँ गुस्से से काँप रही थीं और उनकी आंखों में शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, बस करो निकिता, तुम्हारी चालाकियों की भी कोई हद होती है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी अदाकारा बन चुकी हो। निकिता के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाकर बोली, माँ माँ आप ये क्या कर रही हैं? मगर निकिता की माँ ने उसे बोलने ही ना दिया। उन्होंने रजत की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम समझ रहे हो कि ये सब तुम्हारे पिता की मर्जी से हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पीछे जाते ही इस लड़की ने तुम्हारे पिता को स्टोर रूम में डाल दिया था। इनसे काम करवाती रही, इनको अपमानित करती रही और आज भी जानबूझकर इन्हें नीचे बिठाकर खाना दिया गया था। इसे ये सब तुम्हारे सामने नाटक करके छुपाने की कोशिश की।
रामेश्वर जी की आंखों से आंसू बहने लगे और रजत के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने आश्चर्य और दुख से निकिता की तरफ देखा, जिसका सिर अब झुका हुआ था। निकिता की माँ ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं इसकी माँ हूँ, मगर अत्याचार पर चुप नहीं रह सकती। तुम्हारी कमाई अपने मायके पे उड़ाती रही है और तुम्हारे पिता को बोझ समझती रही है। ये सुनकर रजत की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ भर गया। उसने धीरे से अपने पिता के करीब होकर उनके हाथ थाम लिए और कहा, पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रामेश्वर जी सिर्फ इतना ही कह सके, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उस पल निकिता का सारा ख्याल खत्म हो चुका था। उसने निकिता को एक हद तक सीमित कर दिया। पिता का खर्चा वगैरह खुद भेजने लगा और उनका ख्याल खुद रखने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।